नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू के 25वें एपिसोड सिल्वर जुबली में आज हम आप सभी पाठकों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और लाइव में जुड़ रहे सभी पाठकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। संडे लाइव इंटरव्यू जो 29 नवंबर रविवार से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होगा कि नवंबर में ही छठ के मौके पर जीएस न्यूज द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, छठ पर फोटोग्राफी, बेस्ट सेल्फी फोटोग्राफी। और उसके परिणाम के साथ साथ उसी में परिणाम के ही अंतिम दिन एक संडे लाइव इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी। और संडे लाइव इंटरव्यू में जो पहली बार आए थे निरंजन जी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। समाज सेवी हैं, बिहपुर के हैं, उनसे बातचीत शुरू हुई और उसके बाद यह काफिला की तरह चल पड़ा। और आज हम 25वें सप्ताह में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू के सिल्वर जुबली एपिसोड में आ पहुंचे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे सभी पाठकों को हम सिल्वर जुबली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सिल्वर जुबली पर 25वें एपिसोड पर विशेष आयोजन होना था, डेकोरेशन होना था, सेटअप लगना था, लाइट की व्यवस्था होनी थी। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में अपने छूटते जा रहे हैं, अपने जितने लोग हैं सबों से स्नेह टूटता जा रहा है, ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में जाने जा रही है, इससे सभी पूरी टीम के लोगों का डिसीजन हुआ कि अभी हम लोग किसी तरह का कोई आयोजन नहीं करेंगे। जो हमारा एपिसोड चलता जा रहा है इसे निरंतर चलाएंगे और 50वां एपिसोड जो होगा उसे हम लोग ग्रैंड, एकदम ग्रैंड मनाएंगे। 50 जो गोल्डन जुबली होगा वो तब तक में कोरोना काल भी समाप्त हो जाएगा और हम लोग नॉर्मल जीवन में भी आ जाएंगे, नॉर्मल जिंदगी जीने में आ जाएंगे, उसके बाद चलेगा। तो आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू के 25वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवत्र कुमार। डॉक्टर साहब, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के इस संडे लाइव इंटरव्यू में। थैंक यू। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आज के इस लाइव इंटरव्यू में, जहां लोग आपको डायरेक्टली देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हम ये चाह भी रहे थे कि मतलब लोग हमसे जुड़े। अभी जो नया नया महामारी आ रहा है उसके बारे में पूछें, लोग जानकारी लें, एक दूसरे को जानकारी दें, क्योंकि बहुत कुछ अभी जो है जानकारी के अभाव में लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों से हमारी अपेक्षा है कि खुद बचें, दूसरे को भी बचाएं और इस महामारी में लोग एक दूसरे का सहयोग करें। तो चलिए हम लोग चलेंगे, एकदम सवाल जवाब होंगे। जब डॉक्टर साहब ही बैठे हुए हैं तो विभिन्न प्रकार के समस्या और समाधान पर भी चर्चा करेंगे। आइए, अब समय हो चला है, एक बार हम चर्चा करते हैं जो हमारे साथ इस 25वें सीढ़ी तक पहुंचे, इस 25वें पायदान तक पहुंचने में जो 25 सप्ताह का वक्त लगा, इसे हम लोगों ने किस तरह से एक एक पायदान पर हम लोग चढ़े हैं। और एक हम निवेदन करेंगे कि आप सभी अपना प्यार देने के लिए, जिस तरह आप अपना प्यार देते हैं, प्यार देने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे इस जो हमारे एक मुहिम है, एक तरह से हमारा ये संडे लाइव इंटरव्यू आप तक पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का, आपके सवाल के जवाब के लिए जो हमारा यह कार्यक्रम है यह सफल हो सके। आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। इसका पहला एपिसोड 29 नवंबर को निरंजन कुमार आए थे, दूसरे एपिसोड में टीएन यादव आए थे, तीसरे में केडी यादव आए थे, चौथे में भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल आए थे, पांचवां एपिसोड डॉक्टर वरुण कुमार जी के साथ था, छठे में योगाचार्य चंद्रिका प्रसाद यादव जी थे, सातवें में बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी थे, आठवें में नौगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार जी थी, नौवें में प्रमुख रंगरा चौक प्रखंड प्रमुख मोती यादव थे, 11वें में पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव थे, 10वें में अनिल कुमार यादव थे, 11वां एपिसोड में इस्माइलपुर जिला परिषद विपिन मंडल थे, 12वें में खरीक की जिला पार्षद कुमकुम देवी थी, इसके बाद 13वें में खरीक के ही एक उत्तरी में है, एक दक्षिण में है, और गौरव राय थे। 14वां एपिसोड में डॉक्टर आरसी राय आए थे, 15वें एपिसोड में डॉक्टर ए.के. केजरीवाल थे, 16वें एपिसोड में डॉक्टर बादल चौधरी थे, 17वें एपिसोड में डॉक्टर संदीप गुप्ता थे, 18वें एपिसोड जो होली के दिन था वो मनोरंजन के साथ साथ थे, हमारे साथ थे गायक माधवानंद ठाकुर, 19वें एपिसोड में डॉक्टर बीपी सिंह थे, 22वें एपिसोड
में शिक्षक रितेश कुमार थे, 21वें एपिसोड में शिक्षक दिनकर आचार्य थे, 22वें एपिसोड में पंकज कुमार चौधरी जो शिक्षक हैं वे थे, 23वें एपिसोड में शिक्षक डीपी सिंह थे और 24वें एपिसोड में हमारे साथ शिक्षाविद राम कुमार साहू थे और आज 25वें एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर देवत्र कुमार हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कोरोना जो कि चीन से आने के बाद भारत में पूरा त्राहिमाम मचा रहा है और इससे आप भी संक्रमित हुए थे। नौगछिया के आप पहले डॉक्टर थे जो कोविड से संक्रमित हुए थे। आप कहां संक्रमित हुए थे और कैसे आपको पता चला कि डॉक्टर साहब कि हम संक्रमित हो गए? जांच के साथ साथ आप में क्या क्या वो सिम्टम्स आए जो शुरुआती महामारी था उसी चपेट में आप आ गए? जो पहला दौर था उस दौर में तो कोई भी आदमी पॉजिटिव हो सकता था, खास करके हम कोरोना मरीज के साथ रहते थे। उसका जो होम आइसोलेशन में था उसका होम विजिट कर करके पेशेंट को देखना, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखना, उसका स्थिति देखना, उसके हिसाब से उसको दवा देना। रोज़ का रोज़ संक्रमित व्यक्ति से मेरा मिलना जुलना होता था और उस समय टीकाकरण भी नहीं था, ना कोई दवा थी और ना ही हम लोग के पास कोई इस तरह का पीपी किट वगैरह था। जिस हालत में थे उसी हालत में रोगी को हम देखने के लिए जाते थे घर, रोगी से हम मिलते थे, जांच करवाते थे। इसी दरमियान में कब संक्रमित हुए पता नहीं, लेकिन संक्रमित होने के बाद हम कभी हतोत्साहित नहीं हुए। चूँकि हम डायबिटीज़ के मरीज़ थे इसलिए कोरोना बहुत बुरी तरह से हमको जकड़ लिया था। तो हम उसी समय जब पहला व्यक्ति थे जब होम आइसोलेशन शुरू हुआ था कि होम आइसोलेट हो सकता है मरीज, तो हम हॉस्पिटल नहीं जा कर के अपने क्वार्टर में ही होम आइसोलेट हुए और वहीं पर डॉक्टर पीवी मिश्रा थे, उन्हीं के इलाज में हम थे। उसके बाद हम 2 महीने तक कंटिन्यू पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव होने के बीच में भी हम अपने पेशेंट से टेलीफोन से व्हाट्सएप से उन लोगों से जुड़े हुए रहे कि उन लोगों को मेरी कमी नहीं खले कि डॉक्टर साहब संक्रमित हो गए हैं और दूसरा डॉक्टर भी मेरे से ये नहीं हो कि डॉक्टर साहब संक्रमित हो गए हैं, हमको बचना चाहिए, हमको इलाज नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो कैटलिस्ट जो उत्प्रेरित जो करने का था हमने मोबाइल के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से लोगों को करते रहा। अपने कलीग को भी जो हमारे बाद हमारा ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों को भी हम ये कभी महसूस नहीं होने दिए कि संक्रमित होने से व्यक्ति कुछ हो सकता है। हम लोगों को बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेरा कम ऑक्सीजन पर है, उस स्थिति में भी हम अपने आप को कभी हतोत्साहित नहीं हुए और न दूसरे को हतोत्साहित होने दिए। पेशेंट से भी, जो पेशेंट मेरे कंसर्न में था लगातार उससे हम संपर्क में थे और उसको बताते थे कि देखो हम पॉजिटिव हैं, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को इस तरह से उसको उत्प्रेरित करके बहुत सारे लोगों पेशेंट को हमने पॉजिटिव से उसको मनोबल से बढ़ाते हुए हमने उसको निगेटिव करवाया। निगेटिव करवा करके आज लोग भी सब मिलने के लिए आते हैं और लोग कहते हैं कि हम तो 14 दिन में हुए, कोई कहता है 10 दिन में हुए, कोई कहता है 15 दिन में हुए। और उन लोगों के सामने में हम उसको बताते हैं कि देखो हम 2 महीना रहे, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरी ड्यूटी अभी कोविड के आइसोलेशन वार्ड में है और लोगों को कभी भी ये महसूस नहीं होने देते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, हम आप में सटेंगे तो मेरे में हो जाएगा, ये कभी उसको फील होने नहीं देते हैं। और लोगों से भी हम अपेक्षा रखते हैं कि लोग जो संक्रमित व्यक्ति हैं उससे दूरी बनाएं और उसके मन से दूरी नहीं बनाएं, उसको दिल से दूर नहीं करें। होता क्या, जब मन से जब टूट जाता है लोग तो फिर उसकी बीमारी और ज़्यादा भयावह हो जाता है। वो अपने आप को एक दूसरे से वो समझता है कि हम समाज से अलग हो रहे हैं, तो उसका जो भीतर का इम्यून बूस्टर है वो लो हो जाता है और उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। डॉक्टर साहब, आप कैसे, मतलब जिस तरह आप संक्रमित हुए उस समय तो बहुत ज़बरदस्त था। नौगछिया में भागलपुर जिले का पहला संक्रमित केस आया था, पूरे शहर को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। तो उस समय एक मतलब अजीब स्थिति थी। तो आप भी अपने जिस तरह से डॉक्टरी जीवन, चिकित्सा के जीवन काल में आए, आपको भी एक समय के लिए लग रहा होगा कि ऐसी स्थिति, ऐसी महामारी में है जहाँ लोगों की जान तक जा सकती है। लोगों को मेरा ज़रूरत है, इसलिए हम अपना ज़रूरत को बहुत नीचे स्तर में देखते हैं। लोगों के ज़रूरत को ज़्यादा देखते हैं तो अपना तकलीफ बहुत कम लगने लगता है और उस स्थिति में हम दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक उसको सर्विस देना, उसका सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं बीच में।
चलिए डॉक्टर साहब, और भी सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। कोरोना से संबंधित हर तरह के प्रश्न हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और डॉक्टर साहब, आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें। पहले जितने भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि आप नौगछियान मंडलीय अस्पताल में हैं, लेकिन आज के इस संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ सभी आपको जाने कि आप सबसे पहले। हम डॉक्टर देवव्रत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय हॉस्पिटल नौगछिया जी। और हम मेडिकल साइंस अभी ग्रेजुएशन हम दरभंगा से किए जी। और स्कूल लाइफ मेरा बेगूसराय से हुआ। और हमेशा जब हम मेडिकल साइंस में जब एडमिशन लिए, उसी समय से ही लोगों के रोग के प्रति, लोग को रोग से हटाने के लिए, लोग को कष्ट से हटाने के लिए, लोग को कष्ट दूर करने के लिए हमेशा मेरे मन में ये उत्कंठा बनी हुई रही। और आज ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करें। और भगवान की दया से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हमको ये काम करने का मौका मिला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम निःशुल्क काम करते हैं। अपने मन को बहुत शांति मिलती है उससे। क्या बात। डॉक्टर साहब, मतलब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने अपनी मतलब पढ़ाई कहाँ कहाँ की, मतलब शुरुआती पढ़ाई अपने प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल आपने कहाँ पढ़ाई किया? सबसे पहले हम प्राइमरी विद्यालय बरीवलिया हाई स्कूल मिडिल स्कूल से किए। उसके बाद मेरा ग्रामीण छात्रवृत्ति में सिलेक्शन होने के बाद हम बीपी हाई स्कूल चले गए। फिर वहाँ से हम जीडीआर हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी किए। उसके बाद जीडी कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट किया बायोलॉजी से। और उसके बाद वहाँ से फिर हमने ग्रेजुएशन किया बायोलॉजी से, वहीं से ही। उसके बाद हम फिर मेडिकल साइंस में फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए। वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हमने दिल्ली से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन ये बिहार सरकार में हुआ और तब से 2015 से हम इसमें अभी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कि मतलब पहले के लोग जो थे, पहले के जो विद्यार्थी हुआ करते थे, मतलब पहले के जो स्टूडेंट थे, उनके दिमाग में दो ही चीज़ चलता था शुरुआती से ही कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर आईएएस आईपीएस बनेंगे। तो बिहार के इस छात्र के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या आखिर वो सोच होती है जो हमेशा आईएएस आईपीएस और बड़े ही पोस्ट के लिए सिर्फ मतलब उनका ध्यान रहता है कि सिर्फ ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस आईपीएस बनेंगे? देखिए, होता ये है कि सबकी अपना वो फ्यूचर का अपना प्लानिंग होता है। तो कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत लोग हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें होता क्या, ये जो जॉब है, ये जॉब वो इकोनॉमिकल जॉब है। मतलब जैसे पास करने के बाद तुरंत लोग कमाना शुरू कर देते हैं। तो चाहते हैं कि मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं तो तुरंत धनोपार्जन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग इस सब में जाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआती से ही था कि आप डॉक्टर साहब की हम डॉक्टर बनेंगे, स्टेथोस्कोप लगा हुआ रहेगा, वैसा बात स्टेथोस्कोप की नहीं है। मतलब मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील विद्यार्थी रहा। और जब भी हम किसी को कष्ट में देखते थे तो हमको लगता था कि मेरे में कुछ उस तरह का नुस्खा आ जाए ताकि हम इसके कष्ट को हम निवारित कर दें। और भगवान ने चाहा और हम उसी में आ गए। और आज हमको बहुत मज़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के कष्ट में हम उसका सहयोग करते हैं कि उसका कष्ट निवारण के लिए। आज भी 24 घंटे हम 24 घंटे अवेलेबल हैं सभी लोगों के लिए। वो सरकारी अस्पताल में आए या बाहर कहीं मिल जाए, हम सब के लिए हमेशा 24 आवर। हमको लगता है कि नहीं, इसका यदि हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत अपने आप को भीतर से हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये कोरोना जो संक्रमण हो रहा है, एकदम बिल्कुल हमारे पाठकों का भी ये सवाल है कि कैसे पता चलता है कि अब हम संक्रमण में जा चुके हैं या हम संक्रमित हो चुके हैं? अब तो सब मीडिया में है कि आपको जैसे आपको बुखार लग रहा है, खांसी हो रहा है तो इमीडिएट लोग को जांच कराना चाहिए। हम इसमें थोड़ा विस्तृत में बताना चाहेंगे लोगों को कि इसमें 3 चीज़ होता है। सबसे पहले कि आपको लगा कि हम कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, दूसरा कि हम कोरोना संक्रमित हैं, तीसरा आपके संक्रमण के बाद की स्थिति। ये 3 चीज़ बहुत मायने रखता है। सबसे पहला चीज़ कि आप जब ये समझते हो कि हमको अब कोरोना हो गया है, जो लक्षण जैसे कि सामान्य बुखार आना या खांसी होना या भूख ना लगना, गंध का चला जाना, ये जैसे ही आपको फर्स्ट साइट में लगता है, चूँकि अभी महामारी है, यदि आपको पहले बुखार आता है
तो आप ये समझ लो कि आपको कोरोना हुआ है, आपको ये मान के चलना है। यदि बुखार हुआ तो समझ लो कि आपको कोरोना हुआ और इमीडिएट जांच कराना। और ये हमारे हॉस्पिटल में और बाकी सभी हॉस्पिटल में फ्री में जांच हो रहा है। जांच में कभी भी लज्जा नहीं करना है, जांच कभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जांच बहुत सीक्रेट रहता है कि आप यदि पॉजिटिव है तो हम बहुत उसको सीक्रेसी मेंटेन करते हैं कि आपको बता दें कि आप पॉजिटिव है, और इसलिए कि आप अपने परिवार से अलग हो जाओ। इलाज नहीं है, सबको पता इलाज नहीं है, तो इसका एक ही इलाज है, आइसोलेशन। कि जैसे आपको लगा कि आप पॉजिटिव हो और आपने जांच कराया, आपने पॉजिटिव हो गया, तो आप अपने परिवार से अपने आप को अलग कर लो। यदि आपके पास जगह नहीं रहने के लिए हमारे हॉस्पिटल में जगह है, आप मेरे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, 14 दिन क्वारंटाइन रहो, मेरे हॉस्पिटल में ही रहो। मेरे यहाँ खाना पीना सारा कुछ मुफ्त है, हम 24 घंटा देखते हैं हम लोग, वहाँ रहो। उसके बाद है कि जब आप निगेटिव हो गए हो, तो निगेटिव होने के बाद भी आपको चाहिए कि हम 10 दिन और अलग रहें, क्योंकि जो वायरस है, जब आप निगेटिव हो गए तो वायरस आपको अब दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आप में एंटीबॉडी डेवलप कर गया है। तो अब आपका जो वायरस है जो आप स्प्रेड कर रहे हो, तो दूसरे को दिक्कत, क्योंकि होता क्या, जैसे आपको पता चला आप निगेटिव हो गए, आपने खुला मास्क लगाना छोड़ दिया, खुला में जाना शुरू कर दिया, शादी ब्याह बाजार जाना शुरू कर दिए, तो आपसे दूसरे को स्प्रेड हो रहा है, आप दूसरे को संक्रमित कर रहे हो, दूसरे सोसाइटी को बचाना। क्योंकि अब जो ये दूसरा लहर है, ये दूसरा लहर अब हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। अब ये कहाँ से आया लोग को पता नहीं चलता है, तो आप इसमें इन्वॉल्व मत हो। आप ये समझ लो कि आप पॉजिटिव हो अभी भी, और आप आइसोलेट रहो 10 दिन और। उसके बाद ये है बाद की स्थिति। पहले कि आपने जैसे कोरोना का सिम्टम लक्षण आया, आप जांच कराओ, जांच कराने के बाद आप आइसोलेट रहो, आइसोलेट होने के बाद फिर आइसोलेट रहो 10 दिन, ये ज़्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि कोरोना का संक्रमण इस तरह से, उसके बाद क्या ये करना है, तो कोविड ना हो, हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो, इसके लिए आप क्या, मतलब ये मास्क, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो पता है, इसके अलावा जो है आपके नज़र से वो क्या प्राथमिक चीज़ें हैं जिससे कि हम कोरोना संक्रमित ना हो? इसके सबसे बड़ा है लॉकडाउन का पालन करना। जी, गवर्नमेंट ने आपको लॉकडाउन कर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का जो है, आपको घर के बाहर बिना मतलब का पैर बाहर नहीं रखना है। ये सबसे बड़ा आपका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। आप यदि अपने घर से बेमतलब का आप बाहर नहीं निकल रहे हो, लॉकडाउन का पालन कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मास्क और सबसे बड़ा ये सोशल डिस्टेंसिंग है, और सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन है। आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, आप मास्क नहीं लगा रहे हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहे हो, आप घर के अंदर रहो, ये सबसे बड़ा चीज। मेडिकल साइंस क्या कहता है डॉक्टर साहब? अभी जो है कोरोना हम संक्रमित ना हो, इसको लेकर क्या करें? इसके अलावा कुछ मतलब परहेज या कुछ चीज़ों का सेवन, ये हम जानना चाहते हैं। सेवन अभी यही है कि आदमी को खांसी होता है, अभी फ्रिज का सामान यूज नहीं करना। यदि फ्रिज का सामान आप यूज कर रहे हो तो पता नहीं चल पाएगा कि आपका कोरोना का खांसी है या फ्रिज का खांसी है। ये फ्रिज का खाना को अभी बंद कर देना, जो फ्रिज का सामान है उसको सेवन बंद कर देना, और सबसे बड़ा बात ये कि आप घर से बाहर मत निकलो। अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम जानना चाह रहे थे, आप खुद कोरोना संक्रमित हुए, संक्रमण के बाद जो पिछले साल की स्थिति इस बार की ज़्यादा मतलब है, इस बार लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं। उन्हें क्यों ऐसा लगने लगता है कि अब हम संक्रमित हो गए हैं, अब ऑक्सीजन की कमी होगी, धीरे धीरे हम जो है धीरे धीरे मेरा फेफड़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो समाप्त कर देगा और हम अल्लाह को या भगवान को प्यारे हो जाएंगे। देखिए, अभी जो लहर चल रहा है पहले वाले लहर से बहुत अलग है। ये पहला क्या था, पहला था कंटेनमेंट होता था कि मतलब कि आप मेरे कांटेक्ट में आए तो आप पॉजिटिव हुए या पॉजिटिव हुए होइएगा, पॉजिटिव के संपर्क में, तो आदमी को पता लगाना बहुत आसान था कि आपके संपर्क में कौन कौन आदमी आया है, तो वो लोग से हम पता लगा लेते थे कि ये कैसे पॉजिटिव हुआ होगा। लेकिन अभी जो सेकेंड लहर है कम्युनिटी स्प्रेड है। अब इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि हम जो पॉजिटिव हुए वो कैसे हुए, हम कैसे पता लगाएंगे कि चूँकि ये तो कम्युनिटी हो गया, जहाँ गए वहाँ पॉजिटिव मिल रहा है। इसीलिए ये पहला वाला ये जो अभी है वो पहले वाले से बहुत अलग भिन्न है ये, तो इसमें ज़्यादा प्रिकॉशन का ज़रूरत है। और अभी क्या है, अभी जो नया स्ट्रेन आया है वो स्ट्रेन वो पहले वाले से भिन्न है। पहला में क्या होता था, 14 दिन का समय लगता था,
अभी युवाओं में ज़्यादा हो रहा है। वो 2 से 3 दिन में वो स्थिति, वो HRCT कराने पर पता चलता है कि 2 से 3 दिन में वो इसका स्थिति चला गया, वो 12 चला गया, 15 और 18, 20 चला गया है। ऐसा स्थिति 2 से 3 दिन में हो जाता। होता क्या है, जैसे आज पॉजिटिव हुए, आज हम हॉस्पिटल में ज्वाइन किया हमने, तो आज हमने HRCT कराया, मेरा स्कोर 2 है, और 2 दिन के बाद वो चला जाता है, वो 15-20 चला जाता है 2 दिन के बाद HRCT कराने के बाद। तो स्थिति क्या होती है कि लोग ये समझता है, और उसके अचानक वो उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, उसका वो कार्डियक अरेस्ट में भी चला जाता है लास्ट में। तो होता है कि पेशेंट का आदमी बोलता है कि हमने जो किया, अभी तो पेशेंट मेरा ठीक ठाक था, 2 दिन में फिर कैसे गड़बड़ हो गया। तो लोगों को पता नहीं कि ये जो स्ट्रेन है किस तरह से लंग्स को ये डैमेज कर रहा है। तो 2 दिन में डैमेज की स्थिति बहुत 85% चली जाती है, और पेशेंट अभी ज़्यादा मर रहा है पहले की बनस्पत। डॉक्टर साहब, ये ऑक्सीजन का खेल इसी बार कोरोना लेकर आया है। ऑक्सीजन के कारण लोगों की जानें जा रही है, और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं भी इस पर उस अनुरूप से नहीं हो पा रही है। जिस तरह से संक्रमण का दौर जो है बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार होते जा रहे हैं, उस तरह से जो है डॉक्टर साहब सरकार भी नहीं कर पा रही है। तो मतलब कि ऑक्सीजन लेवल को कैसे गिरा देता है डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं। हमारे पाठक ये जानना चाहते हैं कि आखिर कोरोना किस तरह प्रभावित करता है जो ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। फिर हम लोग टीकाकरण की भी बात करेंगे, और लगातार जो सवाल आते जा रहे हैं आपको लाइव देखने के बाद, जो लोगों के प्रतिक्रियाएं आती जा रही है, उससे भी हम बात करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको कोई दिक्कत है ना, समस्या है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम सीधा डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन किस तरह से गिरा देता है। देखिए, ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन, सबसे पहले इसका एनाटॉमी जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता कैसे है। जी। हमारे लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हमने इन्वायरमेंट से मिक्सचर गैस लिया, वो हमारे बॉडी में केवल ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये कार्य केवल फेफड़ा में होता है, ये लंग्स में होता है ये काम। और आपका कोरोना में जो कोरोना वायरस है वो आपके लंग्स को डैमेज करता है। जितना % डैमेज किया, मैक्सिमम यदि डैमेज किया, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन मैक्सिमम कम होगा। तो स्थिति क्या हुआ, हम तो आपको बताया पहली बार कि HRCT पहले दिन 2 स्कोर है, दूसरे दिन उसका स्कोर हो जाता है 20। तो जैसे 20 हुआ तो उसका डैमेज जो है, लंग्स का डैमेज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा, तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होएगी। तो यही वजह है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है। इसके लिए ऊपर से ऑक्सीजन देना जरूरी है। क्या बात है, लाजवाब। चलिए डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो सब्जेक्ट है कि ये टीकाकरण लगातार हम लोग भी प्रत्येक दिन जो है लोगों के बीच में मैसेज लेकर जाते हैं। कोई भी हो, हमारा न्यूज़ बुलेटिन हो, न्यूज़ कवरेज हो, या फिर एंकर चैट हो, हर में हम लोग चर्चा करते हैं कि वैक्सीनेशन लें। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से 2 कंपनियों का वैक्सीनेशन आया और तीसरा आ रहा है, तो ये किस तरह तैयार किया गया है, किस मानक को पूरा इसमें किया गया है? अभी 3 तरह का वैक्सीन हमारे देश में। सबसे पहला हम लोग के यहाँ कोविशील्ड आया, उसके बाद कोवैक्सीन आया, उसके बाद स्पुतनिक 5 आया। तो अभी प्रचलन में बिहार में चल रहा है, वो चल रहा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रहा है। जो कोवैक्सीन है वो हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों ने ईजाद किया है, और कोविशील्ड ये विदेश की कंपनी है। दोनों सेम चीज़ है। अंतर दोनों में ये है कि जो कोविशील्ड का जो वैक्सीनेशन हुआ है, वो वैक्सीनेशन जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है, जिस तरह का वो RNA है, उसी तरह के RNA का डेवलपमेंट लेबोरेटरी में हुआ है। वो जो है आर्टिफिशियल वायरस है। जो कोविशील्ड है वो आर्टिफिशियल वायरस है, जो कोरोना के वायरस की तरह बनाया गया है लेबोरेटरी में। लेकिन जो हम लोगों का जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, ये वैक्सीन जिस तरह का जो वायरस है, वायरस जो कोरोना का है, उसी वायरस से वैक्सीन बनाया गया है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, एक जो है लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, एक डायरेक्ट कोरोना के वायरस से बनाया गया है। लेकिन दोनों की एफिकेसी सही है, दोनों काम करता है, दोनों सही है, दोनों का एक ही अनुपात में पड़ना है, 2 डोज दोनों का पड़ना है। अंतर दोनों में कुछ नहीं है। बेफिक्र होकर के लोग वैक्सीनेशन करें। डॉक्टर साहब, शुरुआती में जब सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू किया तो फ्रंट लाइन वर्कर में खास करके स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर ही ट्रायल किया। कहा जाता है कि यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग इस बार उतना बीमार नहीं हो रहे हैं, और ना ही उनकी जानें भी जा रही है। कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन का ही प्रभाव है। सबसे पहले तो ट्रायल शब्द आप हटा दीजिए। ये जो ट्रायल है वो ऑलरेडी ट्रायल होकर के हम लोगों को पड़ा है। अच्छा, यदि ट्रायल शब्द रहता तो हम लोग कभी नहीं लेते।
ये ट्रायल शब्द नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रायल्ड किया हुआ है और ट्रायल्ड करने के बाद हम लोगों को पड़ा है। तो चूंकि मानवता भी यही कहता है कि मैं आपके लिए हूँ, तो आपको भी मेरे बारे में सोचना है। तो इसी को रखते हुए, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, और वो सही डिसीजन था कि जो फ्रंटलाइन वर्कर है, हम सही रहेंगे तब तो आपको बचाएंगे। वो अलग चीज़ है कि हम अपने को उस तरह से बना करके मैं आपका ट्रीट किया, पहली बार ट्रीट किया, मेरे पास मैं वैक्सीनेटेड नहीं था, फिर भी हमने ट्रीट किया, लेकिन मन में तो डर था कि हम आपसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि हमको वैक्सीनेशन हो गया, तब यदि हम आपको ट्रीट करते हैं तो उसमें एक अलग रहता है, खुशी रहता है कि नहीं, हम बचे रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले करना है, वो सही डिसीजन उसका था। और हमको लगता है कि आम जनता को भी ये अच्छा लगा होगा कि डॉक्टर लोगों को या फ्रंटलाइन वर्कर जो सबसे आगे रहता है, उसको पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए आम आदमी से। आइए लगातार फिर सवाल पूछेंगे, और भी बहुत सारे विषय हमारे पास, बीपी, शुगर, चर्म रोग जैसी जो बीमारियां हैं वो भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब को किस तरह की दिक्कत हो रही है नौगछिया में, ये भी सवाल पूछेंगे, और आपके भी जो कमेंट हैं बीमारी संबंधित या दवा संबंधित उसे भी पूछेंगे। आइए कुछ लोगों के कमेंट ले लें। सुमित कुमार लिखते हैं, जीएस न्यूज को ढेर बधाई, शुक्रिया, आप और आपके टीम को मंगलमय शुभकामनाएं। हार्दिक धन्यवाद सुमित कुमार जी, सिल्वर जुबली की आपको भी शुभकामनाएं। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं, बाबुल भैया आपको चरण कमलों में नमन, हृदय से धन्यवाद भाई। डॉक्टर साहब को भी हमारी तरफ से मैं नमन करता हूं, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं, हाय सर, डॉक्टर साहब और वरुण जी को दोनों को प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्ते। सोनी कुमारी लिखती हैं कि वाह क्या बात है, आपका वर्क को सैल्यूट करते हैं, वरुण सर भी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल, हम तो लगे हुए हैं। हम तो जैसे ही टीम ने डिसीजन लिया कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन नहीं होगा लेकिन सिल्वर जुबली एपिसोड होगा, तो हमारी टीम ने सोचा कि आखिर किनको लाया जाए। हम समाज सेवी को लेकर आए, समाज की बात करें, राजनीति वाले लोगों को लेकर आए, राजनीति की बात करें, लेकिन समों का थक नहीं, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लेकर आए, डॉक्टर साहब को लेकर आए। चूंकि डॉक्टर वरुण जी को हम ऑलरेडी लाइव इंटरव्यू में ला चुके हैं, इसीलिए ये हमारा था कि शुरुआती लिस्ट ही था कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर देवत्र कुमार को लाएंगे, इनसे जानेंगे। हर डॉक्टर की अपनी अपनी अलग अलग जो है, अलग अलग उनका पढ़ाई का तरीका अलग रहा है, कॉलेज में रहा है, उनका लेवल अलग है, आईक्यू अलग है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हम डॉक्टर साहब को भी लेकर आ गए। अमित कुमार लिखते हैं, 25वें एपिसोड की बधाई, शुक्रिया। ललन झा जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। संजय झा, सुपर, गुड आफ्टरनून भैया। एमडी खालिद महमूद, गुड आफ्टरनून। सुशील गुप्ता लिखते हैं, डॉक्टर देवत्र जी से नौगछिया की जनता को सीख लेनी चाहिए कोविड के बारे में। जी बिल्कुल, इनका एक जो है सबसे बड़ा कार्य रहा है कि 60 दिन तक कोरोना से लड़ने के बाद, देखिए बिल्कुल आपके सामने है, और बहुत ही कठिन समय इन्होंने बिताया, अभी उनकी भी चर्चा करेंगे कि 5 दिनों तक इनके लिए बेहद ही खराब समय बीता था। और सुमित कुमार लिखते हैं, आप दोनों को नमस्ते, स्वागतम, नमस्ते। कुमार विश्वास लिखते हैं, 25वें एपिसोड पर ढेरों शुभकामनाएं, चैनलों में बेस्ट, अपना जीएस न्यूज है सर्वश्रेष्ठ, शुक्रिया। विश्वास झा जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी हैं जनता दल के, शुक्रिया। अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, शुक्रिया। सोनी कुमार लिखती है, नमस्ते सर, नमस्ते। अमित कुमार मंडल, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर साहब भी बिल्कुल कोविड पेशेंट होने के बाद आपके सामने लाइव इंटरव्यू में बिल्कुल स्वस्थ हैं, डॉक्टर साहब भी। और जेम्स डोमिनिक लिखते हैं, नाइस, थैंक यू। संजय झा, ग्रेट वर्क बाबुल जी, शुक्रिया, जय हिंद। कन्हैया झा लिखते हैं, सुपर इंटरव्यू बाबुल जी, शुक्रिया। हमारा तो प्रत्येक मान लीजिए लाना है एंकर है, हमारे तो गेस्ट जो डॉक्टर साहब बैठे हैं इनकी सबसे बड़ी है, और चर्चा करेंगे। अच्छा, ललन झा जी लिखते हैं कि वरुण जी, डॉक्टर साहब से मास्क पहनने का सही तरीका क्या है वो पूछे। जी बिल्कुल, अभी इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललन झा जी आपके सवाल के लिए। चेतन मुनका लिखते हैं, सर्वप्रथम कोरोना काल में दोनों कोरोना योद्धा को नमन, एक जीवन दान दे रहे हैं, एक हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचाने वाले जीएस न्यूज के सभी पत्रकार बंधुओं को दिल से आभार। डॉक्टर साहब, निगेटिव न्यूज लोगों पर किस तरह हावी है, जो मन में डर बैठे जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, वो भी हम पूछेंगे। और लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं। एमडी खालिद महमूद, कैसे हैं वरुण भैया? ठीक हैं। सुबोध कुमार जी टॉप फैन हैं हमारे पेज के, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर देवत्र कुमार तथा जीएस न्यूज के माध्यम से नौगछिया, भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में प्रसिद्ध हो रहे मशहूर एंकर प्रिय अनुज वरुण बाबुल जी को बधाई, शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद, प्रणाम।
और सबनम यदुवंशी जुड़ चुके हैं, हेलो हेलो। और शुभोध कुमार लिखते हैं सबसे पहले जीएस न्यूज के संडे लाइव के सिल्वर जुबली के लिए प्रिय वरुण बाबुल जी को और सभी दर्शक को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, सबों को बधाई शुभकामनाएं। और प्रहलाद कुमार कहते हैं कि कोरोना वाले पेशेंट को डॉक्टर साहब क्यों नहीं छू सकते या छू कर देख सकते? जी हम ये भी सवाल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। और आशीष राज लिखते हैं हेलो। वीरेंद्र कुमार लिखते हैं भैया जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, आपके भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिसको शुगर है वो वैक्सीन ले सकता है क्या? हम बिल्कुल पूछेंगे डॉक्टर साहब से। और फिर आइए पहले कुछ सवाल हम ले लेते हैं, फिर आपकी बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे पेज पर जो लगातार अभी आपको लाइव देख रहे हैं, पहला सवाल है कि मास्क को कैसे पहने, एक बहुत बड़ा विषय है। जी मास्क को कैसे पहने ये जानना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बोला कि मास्क पहनो, लेकिन कैसे पहनो ये बताया नहीं। तो ये जानना ज़रूरी है कि मास्क को पहनना कैसे। मास्क ऐसा होना चाहिए, ये नाक और ये दोनों ढका हुआ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज के दौर में जब सेकंड लहर, दूसरी लहर चल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि मास्क जो है, मास्क ये ब्रह्म लकीर है, ये जो है ये जैसे हम घर से निकले और इसको उसमें डालें, ये है, ये इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे पहनना। और इसको खोलना तभी है जब फिर हम अपने दहलीज के अंदर जाएंगे। जैसे हमने दहलीज के बाहर पैर रखा और मास्क इस पर चढ़ जाना चाहिए और बीच में मास्क को छूना नहीं है। ये पोर्शन सबसे ज़्यादा गंदा होता है। इस पोर्शन को बार बार नहीं छूना है, एक बार भी इसको नहीं छूना है। घर से बाहर निकले मास्क को पहने और जब फिर हम दोबारा घर के अंदर आएंगे फिर उसके बाद हम मास्क को खोलेंगे और यदि वॉशेबल है तो इसको हम वॉश में डाल देंगे। जिसको वॉश करना है या डिस्पोजेबल है तो उसको बाहर उसको डिस्पोज कर देना है। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क पहनना भी, जैसे बाबुल जी पहने हुए हैं ये गलत है। ये ऐसे कभी भूल करके भी नहीं करना है, लोगों में मैसेज गलत जाता है। अब चूंकि इनको बार बार बोलना है इसलिए खोल लिए चलेगा, लेकिन ये मास्क है। जिस तरह से हम बिना पैंट पहने हुए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उसी तरह से बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि कोरोना कंप्लीट नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट जब तक बोल नहीं देती है कि मेरा देश कोरोना फ्री हो गया है, अब आप फ्री हैं, बिना इस मैसेज के मास्क को नहीं खोलना है। दैट्स ऑल। मैं बताते चलूं कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम लोग मास्क नीचे कर लेते हैं, लगातार जो है बोलना पड़ता है। और ये मास्क पहनकर मैं ज़्यादा देर तक बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं हो सकता है कि अभी तक आपको आवाज़ सुनाई दे, लेकिन फिर रात में एंकर चैट है या सुबह दिन भर का हमारा बोलने का ही काम है। मैं मास्क पहनकर ज़्यादा देर बोल ही नहीं सकूंगा और आप तक जिस काम के लिए हम बैठे हुए हैं वो कार्य ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम भरपूर सैनिटाइज की व्यवस्था करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सिवाय आपसे बातचीत करने के अलावा मास्क जरूर रहे। तो चलिए बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक सवाल है कि जो लोग शुगर के, हाई शुगर या हाई बीपी के पेशेंट हैं, क्या उनको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए? सबसे पहले वैक्सीनेशन किसको लेना है? जी वैक्सीनेशन सभी को लेना है, सिवाय जो आदमी संक्रमित है। एक पहला जो संक्रमित है, जो गर्भवती महिला है, जो दूध पिला रही है और जो गंभीर रूप से बीमार है। ये 4 आदमी को छोड़ के दुनिया के सारे लोगों को वैक्सीन लेना है जो उम्र के दायरे में आते हैं। अभी जैसे 18 से ऊपर वाले को वैक्सीन पड़ रहा है, 18 से ऊपर जो भी गर्भवती महिला है, जो दूध पिला रही है, जो आदमी गंभीर रूप से बीमार है, जो कोरोना पॉजिटिव है, उस 4 आदमी को छोड़ के बाकी सारे लोगों को वैक्सीन लेना है। क्या बात है, लाजवाब। तो चारों समझ में आइए आप, हो गया आपको। और चलिए फिर हम बाद में चर्चा करेंगे और लगातार भी बहुत सारे सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से हम भी पूछेंगे। डॉक्टर साहब अभी जो लोगों के मन में है, चेतन मुनका लिखते हैं, निगेटिव न्यूज दिमाग में भरा हुआ है और मेंटल लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। दिमागी रूप से उनको लग रहा है कि अब हम कोविड के शिकार हो जाएंगे, अब ऑक्सीजन की कमी होगी, सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, धीरे 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 मेरा समाप्ति हो जाए। ये नेगेटिव मैसेज सबसे पहले तो भय निकाल दो भाई, भय निकाल दो एकदम। भय कुछ नहीं है। आपको यदि देखना हो, आप एक बार नगोचा हॉस्पिटल आकर के घूम लो और अपना भय मुक्त हो जाओ। मेरे यहाँ पेशेंट भर्ती है और मेरे यहाँ घर में आइसोलेट मरीज है और खुद हम आपके सामने में बैठे हुए हैं। हम डायबिटीज़ के पेशेंट थे, हम कोरोना 2 महीना पॉजिटिव रहे। मेरे में यदि किसी तरह का कोई शिकन हो तो बताओ, भय हटा दो। आदमी कितना मरता है सो देख लो, जाकर के मेडिकल कॉलेज में मरता है, उससे आगे उससे पीछे कहीं नहीं मरता है। मेडिकल कॉलेज में मरीज मरता है, उससे पहले मेडिकल कॉलेज आपका यहाँ से, आपका ये पूर्णिया से लेकर के आपका यहाँ मोकामा तक का मरीज हमारे मेडिकल कॉलेज
भागलपुर में भर्ती होता है, मरने का कितना रेशियो है? बहुत कम। 1 2 3 4। अभी दूसरे लड़की बात बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मरता है लोग। फिर आप अपने आप को क्यों समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे? कोई नहीं मरता कोरोना से। कोरोना से वही मरता है जो आदमी जिसको मरना है कि नहीं, वो पहले से बीमार है, किडनी का मरीज है, हार्ट का मरीज है और डायबिटीज है, और सीवियर उसको एक्सपोजर वायरल हो गया। वायरल लोड होता है कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में यदि बहुत ज़्यादा दिन रहे हो तो आपको ज़्यादा कोरोना ज़्यादा पॉजिटिविटी होने की संभावना है। तो ऐसा रेयर होता है। यदि आप घर में यदि रिजर्व हो तो आपका वायरल इन्फेक्शन होएगा, लेकिन उसमें वायरल लोड उतना नहीं होएगा। तो जब वायरल लोड ज़्यादा नहीं होएगा तो मरने की संभावना कम है। आप यदि संक्रमित व्यक्ति के साथ सोए हो तब जाकर के हो सकता है मे भी वायरल लोड ज़्यादा हो, तो आप में संक्रमण की ज़्यादा ये चांस है कि आप में ये सेवेरिटी ज़्यादा है, आपको कुछ दिक्कत बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है। आदमी जैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है तो लोग दूरी बनाता है, वो भी दूरी बनाता है। इसीलिए ये मन में कभी किसी को नहीं लाना चाहिए कि लोग मरता नहीं है। मरता वही है जिसको कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा यदि वायरल लोड है तब। क्या बात। डॉक्टर साहब चेतन मुनका लिखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या फीवर आएगा तो ही यह ज़्यादा घातक है, या बिना फीवर आए भी यह लंग्स को हानि पहुंचा सकता है? ये कैसे पता चलेगा कि हमें हानि पहुंचा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बुखार होता क्यों है कोरोना में। हमारे बॉडी जो है, बॉडी में जब भी किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो बुखार होएगा। अब बुखार जिसको नहीं हुआ है उसको कोरोना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोरोना हो सकता है, पॉजिटिव भी है तो वो माइल्ड होगा, माइल्ड पॉजिटिव होगा, ठीक हो जाएगा। बहुत लोग को बुखार नहीं आता है, लेकिन जनरली इसमें बुखार आता है। बुखार होने के बाद आदमी को क्या होता है, जांच का पर ये आ जाता है कि नहीं हमको जांच करा। चूँकि अभी महामारी है, महामारी में जैसे बुखार आया तो डॉक्टर सबसे फर्स्ट लाइन उसको यही समझता है कि इसको कोविड हो गया, तो उसको कोविड का जांच करा लेना चाहिए। यदि निगेटिव है तो फिर सिम्टोमेटिक दूसरा बीमारी का इलाज कराना चाहिए। क्या बात है, लाजवाब। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब जवाब देते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रहलाद कुमार लिखते हैं कि अभी ज़्यादातर आदमी विटामिन सी का उपयोग करता है लेकिन उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, क्यों ऐसा होता है? विटामिन सी देखिए, चूँकि एसिडिक होता है, एसिडिक होने से गैस बनेगा, तो उसके लिए हम लोग गैस की दवा खाएंगे, ठीक हो जाएगा। उसमें कोई भी चीज़ यदि आप एसिड, बहुत विटामिन सी क्या है, एसिडिक चीज़ होता है। जो जैसे ये आप ज़्यादा नींबू खा लीजिएगा, खट्टा चीज़ ज़्यादा खा लीजिएगा तो एसिड बनेगा पेट में, तो उसके लिए आप, चूँकि विटामिन सी जरूरी है कोविड के लिए, तो वो तो खाना मजबूरी है। यदि गैस बनता है तो उसके लिए गैस की दवा खाएंगे। और शंभू शाह लिखते हैं डॉक्टर साहब को प्रणाम। इसके बाद दीपक कुमार लिखते हैं कि कोरोना पॉजिटिव जब निगेटिव आने के बाद क्या सावधानी बरतनी, और क्या कोरोना गले से लंग्स में कितने दिन में पहुंच जाता है? क्या इससे पहले गले में कोरोना खत्म किया जा सकता है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, जो कोरोना का वायरस है वो वायरस एंटीजन है। वो आपके बॉडी में यदि चला गया तो शुरुआत में नाक में रहता है, वहीं डेवलप करता है, उसके बाद गला में डेवलप करता है, फिर लंग्स में डेवलप करता है, लंग्स को डैमेज करता है। अब ये अननोन है, इसके बारे में पता लोगों को अभी भी नहीं हुआ है कि कब नाक में रहता है, कब गला में रहता है, कब लंग्स में जाता है। लेकिन इन्फेक्शन हो गया तो आपका जांच में आ जाएगा, तो फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल है जो लगातार सवाल पूछते जा रहे हैं, जिनके विचार जो भी है, कि डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहता हूं कि खाने में अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो क्या वो कोरोना पॉजिटिव हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूख भी लगता है, नींद भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वाद में अगर डिफरेंस हो रहा है तो में भी हो सकता है, इसीलिए उसका जांच करवा लेना चाहिए। शंभू शाह लिखते हैं कि डॉक्टर साहब कोविड से ठीक होने के बाद नींद कम आती है, इसका उपचार क्या होना चाहिए? डर से लोगों को जब एक बार डर समझ आता है तो निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए बेफिक्र रहें, खाना खाएं, प्राणायाम करें, ध्यान करें, साधना करें, नींद आएगी। चलिए, लाजवाब, एकदम लाजवाब तरीके से। डॉक्टर साहब एक सवाल था हमारा कि आप जिस समय से नौगछिया, आप कब यहाँ नौगछिया में योगदान दिए डॉक्टर साहब? नौगछिया में वो हम 2015 में आए, काफी दिनों से। डॉक्टर साहब सबसे अधिक यहाँ पर किस बीमारी के जो है पेशेंट आपको मतलब नजर आते हैं या यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं? आप नौगछिया क्षेत्र में हमारे ओपीडी में सबसे ज्यादा तो चर्म रोग का पेशेंट आता है। यहाँ चर्म रोग का ज्यादा पेशेंट है, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में नहीं है। चर्म रोगों के बारे में लोग जानते भी नहीं है,
कि हमको जो ये जो चर्म रोग हो रहा है, नोचनी खुजली जो हो रहा है, ये क्या करें तो नहीं हो, ये लोगों को पता नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में गरीब तबका का लोग ज़्यादा आता है, तो उसमें जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन मीन्स व्यक्तिगत जो स्वच्छता है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक कपड़े को बार बार पहनते हैं, कपड़े को सुखाते नहीं है, उसमें फफूंदी हो जाता, फंगस होता है, उसी के वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है। यदि लोग कपड़े को धूप में सुखाएं और बराबर कपड़ा को साफ़ करें, अपने बिछावन को साफ़ करें, बिछावन को धूप में दें, तो हमको लगता है 80% जो संक्रमण है वो चर्म रोग का, वो हमारे सोसाइटी से दूर हो जाएगा। हम भरसक प्रयास करते हैं, जब हम अपने ओपीडी में रहते हैं तो भरसक प्रयास करते हैं लोगों को जागरूक करें इसके लिए, खास करके गरीब तबके के लोग को, जो जाहिल है, समझाने से नहीं समझता फिर भी, लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो लोग इसको अपने बारे में अवेयर हो। सबसे पहले कि हम बीमार ही नहीं पड़े, हॉस्पिटल की तरफ जाएं क्यों, हम वो चाहते हैं कि लोग अवेयर हो जाए। और जैसे हम रहते हैं, हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्यों, हमको पता है कि बीमार कैसे होता है, लोग बीमार कैसे होता है हमको पता है। तो हम चाहते हैं कि मेरे जैसा लोग भी बने, लोग को भी हॉस्पिटल जाने की कम से कम जरूरत पड़े। बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब तरीका से डॉक्टर साहब जवाब देते जा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाढ़ ग्रस्त हमारा क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, प्रत्येक वर्ष। तो बाढ़ में चर्म रोग की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोग जो है खेती किसान मवेशी लेकर या बाढ़ पानी में जो लोग रहते हैं, हमारा कई प्रखंड जो है वो बहुत दिनों तक बाढ़ में रहता है। तो ये शुरुआती में ही इसके क्या इलाज है डॉक्टर साहब, और किस तरह से प्राथमिक इलाज किया जा सकता है, और बिना अस्पताल आए भी लोग कौन सी दवाई लेकर इससे ठीक हो सकते हैं? देखिए, बिना अस्पताल यदि आप बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चर्म रोग में और चर्म रोग का हम एक ही निदान बता दिए, यदि आप अपना पर्सनल हाइजीन, जो व्यक्तिगत जो आदमी की का स्वच्छता है, उस पर यदि ध्यान दे तो बीमारी 80% नहीं होएगा। उसी तरह उसी में चर्म रोग भी आता है। जब आपको लगता है बरसात के सीजन में ये ज़्यादा होता है, चर्म रोग बरसात के क्यों होता है, इसलिए कि मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में, तो उसमें फफूंदी पनप जाता है आपके कपड़े में, और उस कपड़े, आप तो दिखता नहीं है वो, आप उस कपड़े को पहन लेते हैं, आपका स्किन उसके संपर्क में आता है, वो आपका कपड़ा हो या बिछावन हो, तो फिर आपको चर्म रोग हो जाता है वो। तो भरसक प्रयास करना चाहिए आदमी को, कपड़ा सूखा हुआ होना, धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, और डेली कपड़ा बरसात के समय में बदलना चाहिए। बिछावन यदि धूप में सुखाते हैं तो फिर आपको जो है सो ये चर्म रोग होने की संभावना 90% कम जाती है। लाजवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, लगातार हम सवाल आपसे पूछते जा रहे हैं और कुछ लोगों के कमेंट भी आते जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा कमेंट ले लें सबों के, जो आपके लिए प्यार एकदम बरस रहा है। नौगछिया के लोग भी आपको बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर साहब। इसका ये सबसे बड़ा ये नज़ारा देखने को है, कभी लाइव इंटरव्यू में दे दनादन सब लोग लिखते जा रहे हैं। तो जो है लगातार सबों के कमेंट आते जा रहे हैं। एडवोकेट मनीष कुमार लिखते हैं 25वें एपिसोड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके इस प्रयास से किसी न किसी तरह से लाभ आम जनता को मिलता है। डॉक्टर साहब को प्रणाम, अपना कीमती समय आम जन के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है शंभू साहब डॉक्टर साहब को प्रणाम। रोहित कुमार लिखते हैं नाइस, थैंक यू। इसके अलावा जो है लगातार सबों के कमेंट आए। त्रिवेणी कुमार लिखते हैं हेलो। मोहम्मद अबीद अंसारी हेलो। गुरु कुमार रवि गुड आफ्टरनून। भैया जी गुड आफ्टरनून। अंशुमान सिंह क्षमा चाहता हूँ विलम्ब से जुड़ पाए, लेकिन वीडियो एपिसोड आपके लिए रहेगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और एमडी जहांगीर खान लिखते हैं डॉक्टर साहब को नमस्ते। और जो है आपके सवाल का रवि शंकर झा लिखते हैं बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और सुबोध कुमार लिखते हैं कि जीएस न्यूज का 25वां एपिसोड इसलिए खास हो गया क्योंकि कोरोना काल में अनुमंडलीय अस्पताल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवत्र कुमार जी का इंटरव्यू हो रहा है। जी बिल्कुल, इसीलिए तो खास है। कहते हैं कि माँ जन्म देती है और गुरु ज्ञान देता है, और माँ जन्म देती है इसलिए महान होती है, और माँ ने कहा कि गुरु ज्ञान देते हैं तो वो महान होते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु ज्ञान देते हैं। मैंने इन दोनों से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मुझसे भी बड़ा वो इंसान होता है जो जीवन दान देते हैं। तो डॉक्टर साहब सबका कार्य जीवन दान देने का है। जब माँ और गुरु ने अपना स्थान से बड़ा उनका स्थान दे दिया तो हम तो समाज के एक कड़ी के रूप में हैं, ये तो अनिवार्य है। हम बार बार अपील करते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टर से, और भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप जब जाते हैं आपके साथ किसी तरह की बातें हो जाती है, कोरोना काल में ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं हो पाता है, थोड़ी सी देर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम सवाल से भी पूछेंगे डॉक्टर। आपने बोला जी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो होता है दान, ये अभय दान होता है। ये शास्त्रों में भी वर्णित है, ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि दुनिया में जो दान है उस सब दान में अभय दान जो है सबसे बड़ा दान होता है, और ये देने का राइट केवल चिकित्सकों को है। क्या बात। और हम ईश्वर से ये करते हैं कि ईश्वर ने हमको इस योग्य समझा कि हम लोगों को अभय दान के लिए
अभयदान दें लोगों को, जो बिना शुल्क दिया जाता है, इसमें कोई खर्च नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम चर्चा करेंगे, फिर आपसे और सवाल पूछेंगे। आए दिन ऐसा दिखा जा रहा है, न्यूज चैनल में भी और सब जगहों पर जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे लोग रक्षक ही भक्षक होते जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स लोग इतना कोरोना काल में नर्सिंग होम जो है वो लूट मचाए हुए है, लग रहा है कि कितना जल्दी करोड़पति बन जाए। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है? हर किसी को लगता है बड़ा बड़ा बंगलो हो जाए, फ्लैट हो जाए, जमीन हो जाए, हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने लगे। क्या आखिर भावना आता है जो अभी हाल ही में देखने को मिला? डॉक्टर साहब, मैं बात पूरी कर लेता हूं अपनी, कि 30,000 रुपए में भागलपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर लेकर आया और फिर भी जान नहीं बचा पाया। मुजफ्फरपुर में 5 लाख रुपया में इलाज लेकर ऑक्सीजन का सिलेंडर देकर भर्ती किया, खाली सिलेंडर लेकर भेज दिया, तब तक में आदमी की जान चली गई। जी डॉक्टर साहब, हम इसमें एक उदाहरण बाइबल का देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। ईसा मसीह मरियम को बोले, मरियम, यदि दुनिया में एक भी इंसान यदि अच्छा है तो दुनिया में प्रलय नहीं आने वाला है। एक भी इंसान यदि दुनिया में सही है, अच्छा है और वो आज मानवता के लिए काम करता है तो दुनिया में प्रलय नहीं आएगा। 100 सवाल का एक जवाब है। जहाँ जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ बुरा काम भी होता है। हम सरकार से जुड़े हुए हैं, हमारी संवेदना रोगी लोगों के लिए है। मुझे उससे पैसा नहीं लेना, ये पूर्व नियोजित है। मुझे जो मेरे पास मरीज है उस मरीज से हमको पैसा नहीं लेना है, ये पूर्व नियोजित है, तो काम करने में मजा आता है। लेकिन जब वही प्राइवेट सेक्टर में है, क्या वो तो धंधा है उसका कि ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, अब 10 रुपया में बिकता है, नहीं देंगे, जब प्रेशर डालेगा तो उसको 20 रुपया में हम बेचेंगे। वो उसका काम है, वो कालाबाजारी उसका काम है, उसको उसमें बरकत मिलता है। नेवर, कभी नहीं हो सकता है। जब एक बात आप ये गांठ खोल करके सुन ले सभी लोग, कि जो पैसा जिस तरह से आता है वो पैसा उसी तरह से जाता है। आपने जिस धनोपार्जन, जिस माध्यम जिसने किया, ठीक है, अभी हम तकलीफ में हैं, आपने मेरा शोषण किया, मेरा दोहन किया, लेकिन वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। ये आप गांठ बांध कर, खास करके इस महामारी के दौर में जब लोग एक दूसरे को जहाँ तक संभव है वो हेल्प कर रहा है और आप उस हेल्प के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हो, आप उसका कालाबाजारी कर रहे हो, आप उसके संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कभी माफ़ नहीं करेगा। और एक ईश्वर होता है जहाँ जाकर के सभी लोगों को जवाब देना है, वो हमको भी जवाब देना है, वो आपको भी जवाब देना है। वहाँ आप ऐसा रखो कि वहाँ जाने के बाद आपके पास कुछ प्रश्न का उत्तर हो, कि आप उस ईश्वर के सामने जाकर के आप उसको उत्तर दे सको उसके सवालों का। मैं दे सकता हूँ, आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने वैसा काम नहीं किया। हम देखते हैं लोगों को, मरीज देखते हैं कि उसका अभिभावक उसको छोड़ के जा रहा है, यदि हम उसको खाना नहीं देंगे तो वो बेचारा रात में भूखा रहेगा। मैं ये देखता हूँ, आप नहीं देखते हो। आपको उस खाना में आपको पैसा दिखता है कि मैं ये 10 रुपये का खाना मैं 20 रुपये में बेचूंगा, मैं नहीं देखता। जब तक मरीज सोता नहीं है तब तक मैं वहाँ से जाता नहीं। तो वैसे संवेदनशील, जब आदमी की संवेदना जब मर गई हो तो उस स्थिति में आप उससे किसी तरह का आप उससे बात ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत लोग आता है, लूट रहा है, बहुत आदमी का चोरी हो जा रहा है कि उसके लिए कुछ नहीं करना, सब जगह ऐसे होता रहता है और उसी में आदमी चल रहा है। आज के डेट में लोग देख रहा है, आज केवल गवर्नमेंट का सेक्टर ऐसा है जहाँ पर लोग दिन रात बिना निरपेक्ष भाव से, हम अपने स्टाफ को देखें 12 बजे रात में उठ करके वो काम करता है, एक पैसा का कोई चर्चा नहीं। आज लोगों को पता चलता है कि सरकारी किसको कहते हैं, प्राइवेट किसको कहते हैं। आज गरीब लोग प्राइवेट में जाके इलाज नहीं करा सकता है, उसके लिए मेरा द्वार हमेशा 24 घंटा खुला रहता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, सलाम है हम आपके जज्बे को। डॉक्टर साहब तो काफी भावुक भी हो गए, हम सलाम करते हैं आप जैसे डॉक्टर को, चिकित्सक को, जिनके बदौलत हम लोग इस जंग को जीतेंगे। और सही डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिसका जिस तरह से इनकम आता है उसका उसी तरह से चला जाता है। इसीलिए इस कोरोना खास करके महामारी में अपने आप को सिकंदर समझने वाले और अपने आप को लूटने वाले, सिकंदर तो मैं नहीं कहूँगा, गलत, मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने आप को लूट कर कुछ दरिया दिली भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैं, कुछ लोगों के कारण ही बदनाम होता है। चलिए, और लगातार कमेंट आते जा रहे हैं, मैं पहले उस पर आपके सवाल जो है डॉक्टर साहब से पूछ लूं। रुपेश यादव लिखते हैं डॉक्टर साहब को प्रणाम। मिथुन महुआ लिखते हैं वरुण बाबुल और डॉक्टर साहब को लोक गायक मिथुन महुआ मदेशिया का प्रणाम। और अभिनव कुमार महतो लिखते हैं डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो देखने को मिलता है या वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि नाक में नींबू का रस देने से कोरोना पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, क्या यह बात सत्य है और तकलीफ दूर हो जाता है, जैसे नाक बंद होना सांस लेने में, ये सब सही है? कभी भी भूल करके वैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो अनसाइंटिफिक हो। अभी जो दौड़ चल रहा है उस दौड़ में जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन किया है उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करना है।
अभी क्या है, बहुत सारा चीज इस तरह से आ रहा है, फेक न्यूज आ रहा है, जमकर वायरल हो रहा है। जा रहा है। इसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए। जो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके पास बैठे हुए हैं, वो लोग एक से एक नया नया चीज इजाद कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर करके वो पब्लिकली ले आ रहा है, वो ऑलरेडी ट्रायल किया हुआ है, उस पर आप विश्वास करें, अननेसेसरी इधर उधर की बातों में विश्वास न करें। अच्छा डॉक्टर साहब, दीपक कुमार लिखते हैं कि निगेटिव आने के बाद सावधानी क्या लेनी चाहिए? बस वही जो आप पॉजिटिव में सावधानी ले रहे हैं, एकदम उसी तरह का सावधानी लेना है। और आपके 10 दिन तक आप स्प्रेड कर रहे हो उसी तरह से, जैसे पॉजिटिव में स्प्रेड कर रहे थे उसी तरह से 10 दिन तक भी आप स्प्रेड कर रहे हो, आप ये बात मान लो। इसीलिए आदमी को कभी नहीं भूलना है। अभी कल के न्यूज में दे रहा था कि अमेरिका में जो है कुछ जगहों पर जो है मास्क जो हटा दिया गया है कि मास्क नहीं, ये हम लोग के लिए नहीं है, ये अमेरिका लोगों के लिए। कान खोल करके सब आदमी सुन लें, अभी हमारे यहाँ दूसरी लहर बहुत बेतरीका फैला हुआ है। इसीलिए कभी ये मत भूल से कि हमने वैक्सीनेशन करवा लिया और मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, मैं मास्क फेंक रहा हूँ, कभी भूल करके ना करें ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, मिथुन मोवा लिखते हैं कि खस्सी के गोरी का सूप पीने के आज के दिन में क्या फायदा है? हम लगभग 1 हफ्ते से ले रहे हैं, उनका कहना। बस वही फायदा है, जो मांस का फायदा वही गोरी का फायदा है। वही फायदा नहीं, जो मांस खाने से फायदा है वही है। अच्छा, कोविड से ठीक होने के बाद उसको हिचकी क्यों आती है? प्रहलाद कुमार पूछते हैं, डॉक्टर साहब हिचकी आता है? ये नॉर्मल फेनोमेना है, इसके लिए कुछ मथा लगाने का जरूरत नहीं है। ध्यान बटाइए और हटाइए कि आपको कोरोना है, कोरोना की वजह से हिचकी नहीं आ रहा है, ये मथा से निकाल दीजिए। जैसे जनरल आदमी, हमको भी यदि खाना खाते हैं तो बाद में हिचकी होता है, फिर पानी पीते हैं, गैस का दवा खाते हैं, ठीक हो जाता है। वैसे नॉर्मल करना है, इसमें हाय तवा नहीं मचाना है। आपने ठीक हो लिया तो ठीक हो लिया, बस। क्या बात है, लाजवाब। देखते हैं डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खासियत है, डॉक्टर साहब को जैसा ज्ञान फेंकेंगे, फास्ट स्पिन स्लो, डॉक्टर साहब जमकर स्टॉक लगाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक एक भी सवाल आप देख रहे हैं बिल्कुल खटाक से जवाब दे रहे हैं। हम भी ऐसे लोगों का ही स्वागत करते हैं हमेशा इंटरव्यू में, जो बिल्कुल बेबाक अंदाज से बिन सवाल आया नहीं कि जवाब तैयार। अच्छा डॉक्टर साहब, ललन झाजी पूछते हैं, डॉक्टर साहब ब्लैक फंगस के बारे में कुछ बताएं। अभी ये ब्लैक फंगस पूरी तरह से फैलता जा रहा है। ब्लैक फंगस फंगल बीमारी है जो आफ्टर कोरोना होता है। होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन जब हाई पावर से लेते हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक लेते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन, अभी हम लोग के आँख में नया बीमारी आ गया है। हम लोग को इसलिए भरसक प्रयास करना। हम लोग भी अभी वार्ड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसी लोगों को देते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसका मान लिया जाए 94 से नीचे जा रहा है, उसको ऑक्सीजनेशन करते हैं। और हर 2 घंटा में हम पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहते हैं। यदि जैसे 95 पार करता है ऑक्सीजन से, उसको हटा देते हैं पेशेंट को। तो ज़्यादा देर ऑक्सीजन लेने से ये नया बीमारी आ रहा है, वो आँख का रोशनी वगैरह जा रहा है। तो अभी इसके लिए कुछ करना नहीं है। अभी उस तरह का स्थिति हम लोग के, जो हॉस्पिटलाइज मरीज है, जो हॉस्पिटल में भर्ती ऑक्सीजन पर है, डायबिटिक है, उन लोगों को ये संभावना है। जनरल आदमी जो जनरल पॉजिटिव है, उसको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। Dr. Deepak Kumar Pranil, many wishes to Arun Babul, editor of GS News. That 25th episode of the episode you have completed. Congratulations on such an occupational moment. Thank you, sir. And also thank you, Dr. Saab, that you have come to this program and are giving many good advice to the people. I thank you on the behalf of the all townspeople. Thank you, heartily thanks to you, and I ask you Dr. Saab for this also. And नीरज राज, नमस्कार। मिथुन वाल, बहुत अच्छे इंटरव्यू, थैंक यू। और लगातार अब सवाल तो आपके आते ही जा रहे हैं और लगातार आप लोगों का प्यार डॉक्टर साहब पर भरपूर एकदम उमड़ता जा रहा है। और लगातार समूह के अब हम चाहेंगे कि बहुत कम, महज 5 मिनट का है तो 5 मिनट में हम अपनी बातें पूरी कर लें। 5 मिनट का ही इंटरव्यू शेष रह गया है, मात्र 5 मिनट का। डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कि यह क्षेत्र है, बस मात्र 5 मिनट का इंटरव्यू शेष है डॉक्टर साहब, कि जिस तरह से ये मतलब यहाँ का जो माहौल है नौगछा का, हर मौसम में अलग अलग बीमारियां आती है, ऐसा देखा जाता है। और लोगों के दिमाग में या सबों के दिमाग में एक ही तरह का सवाल आता है कि भाई ये सीजनेबल है, सर्दी खांसी बुखार या अन्य चीज। यहाँ आपको सबसे ज्यादा चीज देखने को क्या मिल रहा है डॉक्टर साहब, जो ज्यादा लोग पीड़ित रहते हैं खास करके? देखिए, अभी का जो दौर है, आपने जो सवाल किया जी कि सर्दी खांसी बुखार, जी, अभी चूंकि ये वैश्विक महामारी है, एपिडेमिक है जी, इसको जनपदोध्वंस कहते हैं। अचानक मतलब वो कोई बीमारी अचानक आ जाना। अब जो सिम्टम, जो कोरोना का सिम्टम है, वही सिम्टम दूसरे चीज़ का, वो टाइफाइड का भी वही सिम्टम है और जनरल सर्दी खांसी का भी वही सिम्टम है। तो हमको वो कुछ मान के नहीं चलना, हमको सीधा मान के चलना है कि यू आर कोरोना पॉजिटिव।
अच्छा, कोरोना के अलावा अगर डॉक्टर साहब बात करें, आप इतने दिनों से नौगछिया में हैं, कोरोना तो अभी मान लीजिए 1 साल से उधम मचाए हुए, इसके अलावा जो ज़्यादातर यहाँ के लोग मिलते हैं उस बीमारी के ज़्यादातर मरीज आपको मिलते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो चर्म रोग का मरीज़ है। ओपीडी में चर्म रोग का सबसे ज़्यादा मरीज़ है। उसके बाद वो आपका जनरल सर्दी खांसी बुखार। अब तो डायरिया तो बहुत रेयर पेशेंट है। डायरिया उरिया का इतना अवेयर हो गया लोग। अब जनरली पानी से होता था, पानी लोग अब समझ गया हमको कैसा पानी पीना है अभी। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाया है कि हमको रहना कैसे। यदि आदमी, हम लोग के एक आयुर्वेद में है कि आहार विहार औषध, आहार विहार औषध। हमारा बहुत सारा बीमारी ऐसा है जो खाना में थोड़ा सा तब चेंज कर देने के बाद ठीक हो जाएगा। बहुत सारी बीमारी है, बिहार मीन्स चेंज, वातावरण चेंज। यदि इन्वायरमेंट, यदि हम वातावरण को चेंज कर दें तो बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। देन औषध, देन मेडिसिन, तब मेडिसिन है। मेडिसिन सबसे लास्ट में है। यदि हम अपने घर में रहन सहन खान पान यदि सही कर लें, वातावरण जिस परिवेश में रह रहे हैं यदि आसपास में गंदा यदि उसको साफ कर लें तो मे भी पॉसिबल हमारी जो बीमारी वो ठीक। तो आदमी को भरसक प्रयास करना चाहिए। सिर्फ सोशल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फैमिलियर हाइजीन, ये यदि बढ़िया रहे तो वो आदमी हमारे गेट से अंदर नहीं आएगा कभी। डॉक्टर साहब, अभी जो वर्तमान में कोविड से लड़ाई लड़ रही है, आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार का जो कार्य है वो ठीक ठाक है? आपको लग रहा है कि सरकार जो अचानक आया वेव, उस अचानक वेव में जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। हमने जो दूरदर्शन टीवी वगैरह में देखा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन का प्लांट, हमारे नौगछिया में भी ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। हमको लगता है कि जो ऑक्सीजन का मारामारी है बहुत सारा ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी नई DRDO मेडिसिन वगैरह सब आ रही है। बहुत सारा वैज्ञानिक इसमें शोध में लगे हुए हैं। वो लोग बहुत इसके काबिल, तारीफ के काबिल हैं कि उन लोग कि इतने कम समय में हमारे देश में वैक्सीन बन गया। मेरे देश में ये बहुत एक पोलियो वैक्सीन था। पोलियो वैक्सीन को आने में 30 साल लगा, लेकिन वही हमारे साइंटिस्ट वो कोविड वैक्सीन बनाने मात्र 1 साल का समय लिया, वो ट्रायल विथ ट्रायल। ये बहुत ही बहुत सम्मानपूर्ण चीज़ है हमारे देश के लिए। हमारा गवर्नमेंट जो नेतृत्व अभी कर रही है वो अभी बहुत सही है, वो चल रहा है। अच्छा, लोग पक्ष विपक्ष होता ही है, सब कुछ करते हैं। हम भी यदि घर में गार्जियन हैं तो हमारे घर में भी बहुत सारा कुछ, अचानक यदि 10 मेहमान आ जाए तो थोड़ा सा अफरा तफरी मच जाता है। तो लोगों को इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर, आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। नौगछिया का विगत आप 6 साल से, लगभग 7 साल से आप देख रहे हैं, नौगछिया की स्थिति क्या लग रहा है सर? ये जो धीरे धीरे का जनसंख्या के अनुसार लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो जहां तक हो पाता है आप लोग कर पाते हैं। इसके अलावा तो एक सबसे बड़ा चीज रहता है कि सीधा मायागंज चले जाइए, और कहा जाता है कि मायागंज के माया से बहुत कम लोग लौट आते हैं, इसलिए भी बहुत लोग अब तो हम वो तो नहीं कर सकते। आप मेरा रजिस्टर OPD निकाल करके देख लो। आप मेरे रीजन में जब हमारी ड्यूटी रहती है बहुत कम ही पेशेंट को रेफर हम करते हैं। जो बन सके अपने काबिल से ज़्यादा काम यहाँ कर करके लोगों को चाहते हैं कि लोग यहाँ से अपने घर जाए, वो मायागंज हॉस्पिटल नहीं जाए। लाजवाब। डॉक्टर साहब, अब महज 2-3 मिनट का है, हम थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ये डॉक्टर बनने का या आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण आदमी रहा जिसे आप बहुत याद करते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसके कारण मैं इस लाइन में हूँ, आज मैं डॉक्टर बनकर हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ? एक वाकया था, हम उस समय वो 11th क्लास में पढ़ रहे थे। जी। मेरे पिताजी बहुत गंभीर रूप से वो बीमार पड़े थे और हमारी पारिवारिक स्थिति उस तरह की थी नहीं, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए पिताजी को। और वहाँ पर लोगों ने जिस तरह से ट्रीट किया, तो उस समय बहुत ज़्यादा मेरे पास ये था नहीं, लेकिन मन में ये था कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। हमको तो वो नॉलेज नहीं था कि वो डॉक्टरी नॉलेज क्या होता है, लेकिन हाव भाव से पता चल रहा था कि वो सही नहीं कर रहा है। तो मेरे मन में आया कि हम ये इस जगह आ करके हम लोगों को ये जो कमी हमको महसूस हो रहा है वे दूसरे लोगों को कमी महसूस होने नहीं दें। और मैंने पिताजी को बोला उस समय, पिताजी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत, मेरी माँ और मेरे पिताजी, उन्होंने एक एड़ी चोटी एक कर दिया मेरे डॉक्टर बनाने के लिए। हम उनके बहुत, अभी वो यहाँ नहीं है, वो ऊपर हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक लाया।
डॉक्टर साहब, अब हम एक जानना चाहेंगे कि कभी कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आपको झकझोर देता है, कभी भी अगर आपके दिमाग में आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसी कोई स्थिति? एक बार मेरी नाइट ड्यूटी थी जी। तो अन्य हॉस्पिटल की तरह यहाँ भी देखे पेशेंट बहुत गरीब परिवार से थी और उसको बिना देखे हुए उसको रेफ़र कर दिया जा रहा था और मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था रेफ़र कर दिया। और मेरे में ये सामर्थ्य नहीं था कि मैं इसका मैनेजमेंट यहाँ करूँ। मैं तो उसे रेफ़र कर दिया, लेकिन मैं कलम पकड़ करके बहुत देर तक मैं ऐसे बैठा रहा। काश मेरे में वो काबिलियत होती और मेरे पास वैसा संसाधन रहता तो मैं उस मरीज़ को यहाँ ठीक करके मैं यहाँ से बेघर भेजता उसको। और मुझे पता था कि उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा, वो घर द्वार बेच करके कहीं प्राइवेट में दिखाई होगी। आज तक उस चीज़ का मुझे मलाल है कि हमारा संसाधन, हमारी काबिलियत उस तरह से नहीं डेवलप हो पाई है कि हम नगोचिया हॉस्पिटल में उस तरह का ट्रीटमेंट कर सकें। क्या बात है डॉक्टर साहब, सचमुच आप सलाम के एकदम काबिल हैं डॉक्टर साहब। और यही टीम और यही जोश और यही स्थिति अगर हमारे बिहार के और हमारे भारत के डॉक्टर में हो तो शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी मरीज को कभी सरकारी अस्पताल या अस्पताल में भर्ती होने से भी डर लगेगा। हृदय से धन्यवाद, सलाम है डॉक्टर साहब आपको। अब डॉक्टर साहब, हम 1 मिनट लास्ट में आपको हम चाहते हैं कि आप कोई संदेशा देना चाहते हैं यहाँ के लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं या इसके बाद भी लोग देखते हैं, उन्हें आप यहाँ के नौगछिया के लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर? नौगछिया के लोग से केवल एक मेरी विनती है कि आप लोग बेवजह बाजार में ना घूमें, मास्क तो एकदम लगाए, जैसे उनको बताया कि घर से बाहर निकल करके मास्क मत छोड़ें। अभी बहुत त्राहिमाम, पूरे देश में त्राहिमाम है, इस त्राहिमाम में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप अननेसेसरी, आपको पता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव है या नहीं है, आपके सामने वाला पॉजिटिव है या नहीं है, इसीलिए बेवजह बाजार नहीं निकले। अभी तो बाजार में भीड़ देखते, वो भीड़ नहीं दिखना चाहिए। आप लोग मास्क, एकदम बिना मास्क का आप बाहर दिखे ही नहीं। आप लोगों से विनम्र निवेदन, बस। क्या बात है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ इंटरव्यू किए, उनसे बातचीत की। मेरे लाइफ के, मेरे जीवन के भी डॉक्टर साहब हमेशा याद रहेंगे। इसका कारण सबों को पता है। मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को इतना इमोशनली अटैचमेंट किसी पेशेंट के साथ का नहीं देखा। इतने विनती करते हुए, अपील करते हुए मैंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा। आपने देखा होगा शायद। मेरे जीवन का तो ये 25वां संडे लाइव इंटरव्यू है, तो मेरे लिए तो ये याद हमेशा रहेगा। लेकिन मैं ज़रूर आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि जब हम 50वां इंटरव्यू करेंगे, हमारा जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, और इस इंटरव्यू में जो 25वें एपिसोड तक पहुंचने में मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया है, जितने भी लोगों ने हमें मदद किया है, मैं हाथ जोड़कर सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जीएस न्यूज़ के टीम के सदस्य जितने भी लोग हैं जिनने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किया है, खास करके अगर मैं आज के दिन अगर मैं चर्चा नहीं करूं तो मेरे लिए भी सबसे बड़ी बेईमानी होगी। मेरे साथ सब जगह एक नज़र आएंगे, संडे लाइव इंटरव्यू में ज़्यादातर नज़र आते हैं। इसके अलावा भी, हालांकि इनके अलावा भी जो है 1-2 एपिसोड हमारे साथ हमारे अपने मित्र अंजनी कश्यप जी ने, रणवीर कश्यप जी ने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा जब हम लोग ढोलबज्जा पहुँचे थे तो वहाँ मनीष जी आए हुए थे, मनीष कुमार मौर्य जी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। और हम 2 जन हमेशा लाइव इंटरव्यू की ओर चलते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि 25वें एपिसोड तक पहुंचने में हमने हर चीज़ देखा। धूप देखा, कड़ी धूप देखा, बरसात देखा, खुशियां देखी तो गम भी देखा। एक बार सड़क दुर्घटना में भी हम लोग घायल हो गए थे, मैं बताऊंगा नहीं। एक एपिसोड हम लोगों ने, मैं आज तक इस को छिपा कर रखा, मैंने अपने परिवार वालों को भी जानकारी नहीं दी कि एक बार हम लोग संडे लाइव इंटरव्यू में सड़क दुर्घटना में भी जो है घायल हो गए थे। हालांकि बहुत किसी चोटें आई थी, अचानक ही बाइक से हम 2 जन गिर गए थे। तो आज, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ नहीं है, हम लोग फिर पहुंचे और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू लिया था। और हम लोग जो है तुलसीपुर गए हुए थे, खैर मेरे मुंह से निकल गया। और किसी को एहसास, इवन जिनका हम गेस्ट का इंटरव्यू लेने गए थे, उन्हें भी एहसास नहीं होने दिया कि हमें कुछ चोट लगी है या हमें कोई दिक्कत हुई है। तो हमारे साथ जो सबसे एकदम एक कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ पकड़कर जो संडे लाइव इंटरव्यू में चल रहे हैं, हमारे साथ जो कैमरे के पीछे हैं अभी, समर्थ जी, जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। वर्तमान में समर्थ जी प्रिंट मीडिया देखते हैं, हमारे कैमरा पर हैं। और मैं निश्चित रूप से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो बिल्कुल जोश के साथ, कभी कभी मुझे लगने लगता है कि पता नहीं इस संडे गेस्ट हो पाएगा कि नहीं, तो एक फ़ोन में कहता है, भैया तैयार
तैयार है, किसी को तैयार कीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है, चलिए ना, एक सप्ताह में तो एक दिन आता है। लास्ट जब मैं बताऊंगा पिछले 2 सप्ताह पहले जो एक बार रविवार को अनाउंस हुआ था, उसमें ऐसी स्थिति थी कि 2 लोग ऐसे लोग हमारे संक्रमित हो गए थे जो बेहद करीबी थे, बहुत डरा चुके थे कि अब नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं निकलना है। मैंने समर्थ जी को पूछा कि क्या करना है समर्थ जी, चलना है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, अगर जाने का रहेगा तो जाएंगे, लेकिन सप्ताह में 1 दिन का समय है, घर में भी बैठकर तो रहेंगे ही, सब दिन सुबह से लेकर रात तक तो रहते ही हैं, 1 घंटे का रहने दीजिए एपिसोड। मैं अभी आपको लोकेशन नहीं बता सकता कि हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जहां भी बैठे हुए हैं सुरक्षित बैठे हुए हैं, और इसलिए हम पब्लिक प्लेस में नहीं जा रहे हैं, भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जा रहे हैं, बाजार में जाकर नहीं करें, बिल्कुल एक अलग जगह है जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं। और सिर्फ आपसे जुड़ना, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। हमें सेटअप गेटअप की नहीं, आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। मैं समर्थ झा जी जो हमारे साथ हमेशा कैमरा में संडे लाइव इंटरव्यू में रहते हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आज 25वें सिल्वर जुबली एपिसोड में है। देखिए, हमारा पहले से प्लान था कि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे, 25 लोगों के लिए सिल्वर गिफ्ट होगा, सिल्वर कार्ड हम देंगे, लेकिन ऐसा माहौल है ना, ऐसी विषम परिस्थिति है, इतने अपने करीबी लोग हमसे अलग हो रहे हैं कि हृदय ही नहीं कर रहा है कि कुछ अच्छा करने का। बहुत लोगों की जीत थी कि आप एक केक कटवाएं, कम से कम 25वां है, तो मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया, मैं बहुत सोचा, नहीं कर पाया। लाइव एंकर चैट में आते हैं, अलग तरह की बातें होती है, ये इंटरव्यू है, ये चैट बात नहीं है, इसमें सवाल जवाब हैं। तो इसमें एक सेलिब्रेशन था जो मैं हाथ जोड़कर आप सबों से क्षमा चाहता हूं, मैं सेलिब्रेशन नहीं करवा सका क्योंकि मेरे अपने लोग अभी छूटते जा रहे हैं। इस महामारी में अगर बचेंगे तो बहुत सारा सेलिब्रेशन करेंगे, और आपका प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो वरुण बाबुल 25वीं नहीं, 125वीं और 1250 और 5000 एपिसोड हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सबों को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया है, हम हृदय से आपके शुक्रगुजार हैं, जो जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये सारा प्यार, ये सारा स्नेह, ये सारा ममता बस आपका है। मैं सिर्फ कार्य करता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। तो आज के इस 25वें संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू के सिल्वर जुबली को अब दीजिए वक्त विदा होने का। हमारे साथ डॉक्टर देवत्र कुमार जी आज के लाइव इंटरव्यू में थे, काफी उम्दा है। और मैं एक विशेष रूप से बता दूं कि एक इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि हालांकि ऑन कैमरा चीज है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि ये काफी पेशेंस में रहते हैं, काफी नॉर्मल रहते हैं, काफी डॉक्टर का काम ही है। हम अभी तक में 6-7 डॉक्टर का इंटरव्यू ले चुके हैं, हम सबसे सवाल पूछते हैं कि आप तंग भी आते हैं, लेकिन मैंने इनका स्वभाव देखा और जिस तरह से ये बोलते हैं, मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि डॉक्टर साहब आप उग्र भी होते हैं क्या, क्योंकि इनमें कोई तरह का लक्षण ही नहीं उग्र का। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को ईश्वर काफी दीर्घायु करे। जिन विषम परिस्थिति से डॉक्टर साहब गुजरे हैं, उनसे और कोई डॉक्टर नहीं गुजरे। और बिल्कुल आप हिम्मत के साथ अपने परिवार वालों को समय देते हुए समाज सेवा करें, और यही सेवा डॉक्टर साहब आपको एक बहुत बड़ा नेम और फेम देगी। हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही आप सभी जितने भी पाठक हमारे टॉप फैन पेज के हैं, या आज भी जो संडे लाइव में जुड़े हैं, या अपने इस 25 एपिसोड में एक लाइक से भी अगर आपने हमें प्रोत्साहित किया है, तो हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज के संडे लाइव इंटरव्यू को दीजिए विराम करने का इजाजत। कैमरामैन समर जी हैं, कैमरामैन समर के साथ मैं वरुण बाबुल, और सबों को धन्यवाद।